Good morning everyone. So students, we were doing chapter 14, water. The chapter is quite easy and interesting, and in the previous video we have discussed how we are using water, for what purposes we are using water. हमने देखा beside drinking we are using water for many activities in our day-to-day life, like for bathing, for cooking, for washing, and water is also used in agriculture for irrigating the plants. It is used in industries for the manufacturing of many products. So in our life water plays a crucial role and important role. तो ये हमें पता है. इसके बाद हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर, कि पानी हमें कहाँ से मिलता है. तो हमने देखा कि जो पानी है वी गेट वाटर फ्रॉम लेक, well, streams, rivers. So underground water it is obtained by hand pumps and wells. So in this way we are using a lot of water, and these are the sources from where we are getting water. फिर हमने ये भी देखा that 3/4 of our earth is covered with water, but most of the water is saline. It is in seas and ocean. तो हमारी जो पृथ्वी है उसमें 3/4 पार्ट पे वाटर है और 1/4 पार्ट जो है वो लैंड है. तो पानी इतना ज़्यादा है, बट मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन सीज एंड ओशन. मोस्टली पानी कहाँ है? सीज और ओशन में है. ठीक है बेटा. और ये पानी कैसा है? सेलाइन है, साल्टी है, एंड इट इज़ नॉट फिट फॉर यूज़. एंड द वाटर विच इज़ फिट फॉर यूज़ it is in very less amount, right? So जो पानी इतना ज़्यादा समुद्र में है वो खारा है, उसे हम यूज़ नहीं कर सकते, और जो पानी हम यूज़ करते हैं वो जो है बहुत कम अमाउंट में. सो वी शुड बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग द वाटर. हमें ध्यान रखना है, अदरवाइज देयर विल बी स्केर्सिटी ऑफ वाटर. Nowadays people are facing scarcity of water at lot of places, at many places. जो लोग हैं बहुत जगह ऐसा है कि पानी की वहाँ कमी होती जा रही है. इन थ्रू आउट द वर्ल्ड ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पानी की कमी हो रही है. तो इसलिए हमें पानी को यूज़ करते हुए बहुत केयरफुल रहना है, उसे कंजर्व करना है. ठीक है, वो भी हम इस चैप्टर में अभी डिस्कस करेंगे. ओशंस का पानी खारा है और हम इसे यूज़ नहीं कर पाते, बट इनडायरेक्टली द वाटर विच वी आर गेटिंग एज फ्रेश वाटर मीन्स द वाटर फिट फॉर use, fit for drinking, fit for cooking, fit for watering the plants. So the water that is fit for use, that is the fresh water, and the fresh water indirectly it comes from seas and ocean. ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि इनडायरेक्टली ये जो पानी है, जो फ्रेश वाटर है, जो फिट फॉर यूज है, ये सीज और ओशियन से ही आ रहा है. किस तरह से आ रहा है? थ्रू द वाटर साइकिल. वाटर साइकिल हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में. तो लेट्स स्टार्ट विद वाटर साइकिल. अब हम वाटर साइकिल से स्टार्ट करते हैं. जो वाटर साइकिल है वो हमारे एनवायरनमेंट में वाटर के अमाउंट को कांस्टेंट रखती है, कि वाटर जो हमारे एनवायरनमेंट में जितना भी वाटर है वो कांस्टेंट रहता है. ठीक है. वाटर साइकिल हमने किस तरह से डिस्क्राइब किया था वाटर साइकिल को? इट इज द सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सीज, ओशन एंड लैंड्स टू द एयर. हाउ वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम सीज, ओशन एंड अदर सोर्सेज ऑफ वाटर and from the land also. Through transpiration and through evaporation, water is continuously going in the air. ये हम प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि पानी इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के थ्रू एयर में कॉन्टिन्यूसली जा रहा है. ठीक है. और ये वाटर वेपर्स जो है फाइनली दे कंडेंस इन फॉर्म द क्लाउड. प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्लाउड्स किस तरह से बनते हैं. ठीक है. तो ये जो क्लाउड्स होते हैं, जब रेन ड्रॉप इनके अंदर इतनी हैवी हो जाती है कि ये होल्ड नहीं कर पाते, तो फाइनली इट कम्स टू द अर्थ एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. तो वाटर वेपर्स इवेपोरेट हुए, दे रीच सर्टेन हाइट्स. कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद क्या होता है? दे बिकम कूलर एंड कूलर. द एयर बिकम कूलर एंड कूलर. And
वाटर वेपर कंडेंसेस। ठीक है, वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है और चेंजेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। दीज फ्लोटिंग टाइनी ड्रॉपलेट्स, दीज आर कॉल्ड क्लाउड्स। इन्हीं को हम क्लाउड्स की फॉर्म में देखते हैं। एंड दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स, देयर साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग in the clouds, and then when the size becomes so much large that clouds cannot hold the drop, then it fall in the form of rain। ठीक है, जब ड्रॉप का साइज बड़ा हो जाता है तो बारिश के रूप में वो नीचे आने लगती है। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। तो आपने देखा, पहले इवेपोरेशन हुआ, फिर कंडेंसेशन होके क्लाउड्स बने, क्लाउड से प्रेसिपिटेशन के थ्रू रेन, हेल और स्नो इन फॉर्म्स में हमारे पास पानी वापस आ जाता है टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो रेन आप सभी जानते हैं, हेल यानी कि ओले, ठीक है, पैलेट्स ऑफ आइस, एंड स्नो यू ऑल नो द क्रिस्टल ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ आइस, दे आल्सो कम फ्रॉम द क्लाउड। इस फॉर्म में पानी वापस क्लाउड से हमारे पास आ जाता है। और ये पानी जो है फ्रेश वाटर होता है, इसमें साल्ट नहीं होता। रीज़न भी कि जब इवेपोरेशन होता है तो साल्ट नीचे ही रह जाता है, ओनली वाटर इवेपोरेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। इस तरह से पानी जो समुद्र से, ओशन से गया, वो वापस अर्थ पर आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो जो पानी वापस आया माउंटेन्स में, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, सरफेस ऑफ द ग्राउंड, इन पे से होता हुआ पानी वापस जो है सीज और ओशंस में चला जाता है। कुछ पानी जो है ग्राउंड में सीप कर जाता है एंड फॉर्म द ग्राउंड वाटर। कुछ पानी पॉन्ड्स में, रिवर्स से होता हुआ वापस सीज और ओशंस में चला जाता है, फिर इवेपोरेशन के थ्रू वापस एयर में जाता है। इसी तरह से ये साइकिल चलती रहती है, जिसे हमने वाटर साइकिल कहा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट मेंटेन्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर एनवायरमेंट। ठीक है, पानी जो है कांस्टेंट रहता है, मेंटेन रहता है इस वाटर साइकिल की हेल्प से। अगर वाटर साइकिल नहीं होती तो सारा पानी कंज्यूम होने के बाद फिनिश हो जाता। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें इस बात का ध्यान रखना है, द वाटर दैट इज फिट फॉर यूज, अगर हम उसे ओवर यूज करेंगे, इफ वी कीप ऑन यूजिंग इट, देन वी विल फेस द स्केर्सिटी ऑफ दैट वाटर। क्योंकि मोस्ट ऑफ द वाटर तो आपको पता है सेलाइन है, सीज और ओशन में है। फ्रेश वाटर हमारे पास लिमिटेड है। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हमारे पास ये डिक्रीज होता जाएगा और ऐसी सिचुएशन आ जाएगी व्हेन वी विल फेस स्केर्सिटी ऑफ वाटर। आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम लेने वाले हैं वो है व्हाट इफ इट रेन्स हैवीली। क्या होगा अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो? व्हाट इफ इट rains heavily। बेटा अगर बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा, फ्लडिंग हो जाएगी। आप सबको पता है that heavy rainfall results in flood। अब फ्लड्स क्या होते हैं? ठीक है, जब एक्सेस ऑफ रेन होगा, द लेवल of the sources of water like river, lakes, the water will go above the level. In the river, in the lakes, the water it will go above the level and it will spread over the large areas and cause flood। तो flood में क्या होता है, submerging of the area, पानी में डूब जाना। ठीक है, submerging of तो बेटा इस चीज को आप समझिए कि इट रेन्स हैवीली, इट रिजल्ट इन सबमर्जिंग ऑफ द एरियाज एंड वी कॉल द सिचुएशन फ्लड। और इस सिचुएशन को जो है हम फ्लड कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो एक बार हम देखते हैं इसको कि क्या चीज़ है, किस तरह से जो एक्सेसिव रेन है वो फ्लड में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेटा क्या होता है, एक्सेस ऑफ रेनफॉल, आपको पता है रेनफॉल जो है सभी जगह यूनिफॉर्म नहीं है। कहीं कुछ प्लेसेस पर रेनफॉल ज़्यादा होती है, कुछ प्लेसेस पर रेनफॉल जो है कम होती है। तो अगर एक्सेस ऑफ रेनफॉल है तो ये प्रॉब्लम अराइज होगी जिसको हम फ्लड कह रहे हैं।
हैवी रेन्स के कारण जो है, जो लेवल ऑफ वाटर है इन रिवर, लेक्स, पॉन्ड, इट राइज, राइट. द वाटर देन स्प्रेड इन नियर बाय एरियाज ओवर लार्ज एरियाज एंड दिस रिजल्ट्स इन फ्लडिंग. द क्रॉप फील्ड, फॉरेस्ट, विलेजेस, सिटीज, दे मे गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर. ये सब पानी में डूब जाएंगे. इन आवर कंट्री फ्लड कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू द क्रॉप्स. हमारे देश में फ्लड के कारण बहुत ज़्यादा क्रॉप्स डैमेज होते हैं. ह्यूमन लाइफ, डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं वो भी सबमर्ज हो जाते हैं पानी में. प्रॉपर्टी का लॉस होता है, ह्यूमन लाइफ का भी लॉस होता है. तो इस तरह से जो फ्लड है उनके कारण देयर इज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. सो फ्लडिंग इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, राइट. सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसके रिवर्स है. नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपन्स इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड. अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? व्हाट हैपन्स, व्हाट हैपन्स, व्हाट हैपन्स इफ इट does not rain for a long period. क्लियर है कि अगर बारिश लंबे समय तक नहीं होगी, इफ देयर इज नो रेन और वेरी लिटिल रेनफॉल फॉर अ ईयर और मोर, देन इट विल रिजल्ट इन ड्राइंग ऑफ दैट एरिया, राइट. वो एरिया जो है वो सूख जाएगा बिकॉज सॉइल में तो कॉन्टिन्यूसली इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन वहाँ होता रहेगा और वहाँ पे स्कैर्सिटी ऑफ वाटर हो जाएगी. ऐसी सिचुएशन जिसमें ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इज देयर, देन वी कॉल इट ड्रॉट. हम इस तरह की जो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है उसे हम ड्रॉट कहते हैं. इस सिचुएशन को कहा जाएगा ड्रॉट. ऐसी सिचुएशन बेटा जिसमें पानी नहीं आ रहा थ्रू रेनफॉल, जो रेनफॉल है इट इज़ आइदर वेरी लिटिल और देयर इज़ नो रेनफॉल इन एनी एरिया फॉर अ ईयर और मोर. अगर किसी भी एरिया में एक साल या उससे ज़्यादा समय तक पानी या तो बहुत कम आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेन या वेरी लिटिल रेनफॉल इज देयर, तो ऐसी सिचुएशन को हम ड्रॉट कहते हैं जिसमें जो एरिया है ड्राई हो जाता है. सॉइल जो है बिल्कुल ड्राई हो जाती है. पॉन्ड्स, लेक, रिवर के जो सोर्सेज होते हैं वाटर के जो सोर्सेज होते हैं उस एरिया में वो सब ड्राई अप हो जाते हैं इस कंडीशन में. ठीक है. और जो वेजिटेशन है उस एरिया में कोई वेजिटेशन नहीं हो पाता बेटा. वेजिटेशन मीन्स प्लांट्स. तो जो क्रॉप है, प्लांट्स हैं, वो नहीं हो पाएंगे बिना पानी के बिकॉज प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर देयर ग्रोथ. इसी तरह से एनिमल्स जो है उनको भी अपना फॉडर नहीं मिलेगा, खाने के लिए नहीं मिलेगा एंड दे विल डाई ड्यू टू स्टारवेशन. ठीक है. पानी नहीं मिल रहा, उन्हें खाना नहीं मिल रहा, इस सिचुएशन को स्टारवेशन कहेंगे कि भूख से मरने से उनकी डेथ हो जाती है. सो ड्रॉट भी एक क्रिटिकल सिचुएशन है. जिस तरह से फ्लड, एक्सेस ऑफ रेनफॉल लीड्स टू फ्लड एंड स्कैर्सिटी ऑफ रेनफॉल, लैक ऑफ रेनफॉल यू कैन से, इट रिजल्ट्स इन ड्रॉट. ये एक दूसरे के अपोजिट है. ठीक है. इन ड्रॉट कंडीशन इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट फूड एंड फॉडर. फूड और फॉडर, फूड मीन्स हमारा जो भोजन है और फॉडर मतलब जो एनिमल्स का भोजन है, हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स का, दोनों की ही स्कैर्सिटी हो जाएगी क्योंकि वेजिटेशन नहीं हो पाएगी. प्लांट्स, क्रॉप्स हम ग्रो नहीं कर पाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ वाटर. नाउ इस ड्रॉट जो कंडीशन होती है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है. लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोज डाउन. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि पानी जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा पॉन्ड्स में, वेल्स में. ठीक है. एंड सम ऑफ देम में इवन ड्राई, कई जगह तो बिल्कुल पानी सूख जाएगा. ग्राउंड वाटर ऑल्सो बिकम स्केयर्स. स्केयर्स जो होता है वर्ड, इसका मतलब होता है कम. स्केयर्स मीन्स लेस एंड स्कैर्सिटी मीन्स कमी. पानी की शॉर्टेज को हम कमी कहेंगे, स्कैर्सिटी कहेंगे. तो ड्रॉट कंडीशन जो होती है उसमें देयर इज
स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन द एरिया। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि किस तरह से ड्रॉट कंडीशंस भी हमारे लिए हार्मफुल है। इसमें भी लॉस ऑफ लाइफ है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है। ये एक नेचुरल कैलेमिटी है, फ्लड की तरह ये भी एक नेचुरल कैलेमिटी है। कैलेमिटी मीन्स नेचुरल कैलेमिटी मतलब प्राकृतिक आपदा। ठीक है, प्रकृति नेचर की वजह से, नेचर में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हमें डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही है, तो फ्लड को और ड्रॉट को नेचुरल कैलेमिटीज़ कहा गया है, मुसीबत कहा गया है जो नेचर में होती हैं। ठीक है, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। देखो बेटा, हमने देखा कि पानी हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, और हमने ये भी देखा कि किस तरह से वाटर साइकिल के थ्रू ये मेंटेन भी रहता है। बट अगर हम एक्सेस में यूज़ करेंगे तो जो यूज़फुल वाटर है, वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़, वो धीरे धीरे हमारे लिए कम हो जाएगा एंड वी हैव टू फेस डिफ़िकल्टीज। ठीक है, और हमें क्या करना है, पानी को कंजर्व करना है, इसलिए क्योंकि पानी हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव। ठीक है, जल है तो जीवन है। इफ देयर इज वाटर देयर इज लाइफ। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट वाटर। तो हम बात करें हाउ टू कंजर्व वाटर। हाउ टू कंजर्व वाटर। Water is very important. We need to conserve it because the water that is fit for drinking, it is in limited amount, right? So आप अपने तरफ being an individual, मतलब by your side what you can do। ठीक है, एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है पानी को सेव करने के लिए, पहले हम उस बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर बाथ, instead of using shower, if you use a bucket of water, right? If you use mug and bucket for taking bath, you will save the water. Instead of using shower use करते हैं तो ज़्यादा पानी यूज होता है। You can use a bucket and a mug for bathing. A bucket full of water, right? Similarly, in place of washing the floor, if you are doing mopping, अगर आप वॉश करने की बजाय फ्लोर पर मोपिंग करते हैं, पोछा लगाते हैं, then less amount of water is used, right? And sometimes what happen, water is there after cleaning the things, water is not so much dirty and you can give that water to the plants. कई बार क्या होता है कि जो पानी है हमारे पास है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए वो यूज़ नहीं हो सकता है, लेकिन उनको हम प्लांट्स में वाटरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत तरीके हैं जिससे हम घर में भी पानी को बचा सकते हैं। लाइक इफ़ यू आर ब्रशिंग योर टीथ, यू डू नॉट अलाउ द टैप टू रन। आप पानी निकलता जा रहा है टैप में से, इस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप जुडिशियसली पानी को यूज़ करके भी पानी को सेव कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज दैट बाय यूजिंग द वाटर जुडिशियसली, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से पानी को सेव किया जा सकता है बाय एन इंडिविजुअल, तो इस तरह से भी पानी को हम सेव कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा जो मेथड है जिससे हमें पानी की कमी ना रहे, वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। The method which we are going to discuss is rain water harvesting. So rain water harvesting means collecting rain water for future use. Catch water where it falls. The basic idea behind this रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पीछे जो बेसिक आइडिया है वो क्या है? कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। ठीक है, एंड हाउ टू डिफाइन रेन वाटर हार्वेस्टिंग? दैट कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, व्हाट शुड बी योर आंसर? कलेक्शन ऑफ रेन वाटर। कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज। रेन वाटर को कलेक्ट
ताकि हम फ्यूचर में उसका यूज कर सकें। नाउ वी विल डिस्कस रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ऐसे जैसे कि इसकी नेम से पता लग रहा है, रूफ टॉप यानी कि जो छत है, ठीक है, वहां पे जो रेनफॉल गिरती है, तो जब बारिश छतों पर आती है, फ्रॉम द रूफ टॉप रेन वाटर इज अलाउड टू गो टू द स्टोरेज टैंक। ये जो रूफ टॉप रेन वाटर जो है, इसको स्टोरेज टैंक्स तक पहुंचाने का एक सिस्टम बना दिया जाता है थ्रू द पाइप्स। So the water that falls on the rooftop is allowed to go to the storage tank with the help of pipes. I hope आपको समझ आ गया है कि जब छतों पे पानी गिरेगा तो जो पाइप है वो उसको स्टोरेज टैंक तक ले जाएंगे। इस तरह से वहाँ पाइप लगा दिए जाते हैं रूफटॉप्स पर और पानी ड्रेन होकर जो है उस पाइप्स के थ्रू स्टोरेज टैंक तक चला जाता है। स्टोरेज टैंक में जो ये रेन वाटर गया है, it contains some sand particles also, so we need to filter it. Before using, we can filter this water. We can use this water for watering the plants. We can also, in place of making storage tank, we can dig a pit. हम एक पिट भी बना सकते हैं, गड्ढा बना सकते हैं, and we can allow the rain water to seep in the ground through that pit. उस तरह से हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। तो बेटा रेन वाटर को कलेक्ट करके हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। पानी धीरे धीरे रिसकर और ज़मीन में चला जाएगा। इस तरह से ग्राउंड वाटर के लेवल को इंक्रीज किया जा सकता है। कलेक्टेड रेन वाटर इट कैन बी यूज फॉर watering the plants. You can filter this water and you can use it for many other purposes. Clear? So rain water harvesting करने से water की जो shortage है वो नहीं होगी. So it is a very beneficial method and very good method to conserve water. Right? Now let's discuss the exercise of the chapter. We have completed the chapter. Chapter was quite easy. I hope आप सभी को समझ आया अच्छे से. Let us discuss the exercise of the chapter. Now first fill in the blanks. In first filler, it is given the process of changing of water into its vapor is called dash. ठीक है, वाटर जब वेपर्स में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर। सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू water vapor this is evaporation. क्या कहते हैं इसे? evaporation. और सेकेंड फिलअप में कहा गया है changing of water vapors into water. Opposite है and it is called condensation. So students, we are doing exercise now. Third one is, third fill up जो है, no rainfall for a year or more. अगर rainfall नहीं होती 1 year या उससे ज़्यादा, it may lead to dash in that region. अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा उस रीजन में, उस प्लेस पर? No rainfall leads to drought. Right? Drought, condensation, evaporation. So these are the fill-ups given. Now the fourth fill-up is excessive rain may cause death. Excess of rain से क्या होता है? Excess of rain, excessive rain, it leads to flood. Excessive rainfall. अभी हमने डिस्कस किया था कि ज़्यादा बारिश होने से जो एरियाज हैं they get submerged and we call the situation flood. Results in flood. So these are the fill in the blanks.
Now let's discuss second question. State for each of the following whether it is due to evaporation or condensation. ये evaporation की वजह से हुआ या condensation की वजह से हुआ. हम सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज का. आपको बताना है कि यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है इवेपोरेशन इन्वॉल्व है या कंडेंसेशन इन्वॉल्व है. फर्स्ट स्टेटमेंट है वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर. ठीक है, क्या सिचुएशन आपको दी गई है that there is a glass containing cold water. There is a glass containing cold water. ठीक है, and water drops are there on the outer surface. जो ग्लास है इसमें ठंडा पानी है और इसका जो सरफेस है उस पर छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स है. सो वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर. एक ठंडे पानी का ग्लास है, उसकी जो सरफेस है उस पर छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स आ गई हैं. तो कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ है? एयर में जो वाटर वेपर्स थे बेटा वो कंडेंस हो गए, वो ठंडे हो गए, सरफेस के टच में आते. सो द प्रोसेस इज कंडेंसेशन. वहाँ कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है? कंडेंसेशन. फर्स्ट का आंसर हुआ कंडेंसेशन. नाउ सेकेंड एक्सरसाइज, स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लोथ्स व्हाइल दे आर आयरन. जब आप आयरनिंग कर रहे हैं, कपड़े थोड़े से गीले हैं, उन पर आप आयरन कर रहे हैं, तो उनमें से आप देखते हो स्टीम निकल रही है. तो वाटर स्टीम में चेंज हो रहा है, वेपर्स में चेंज हो रहा है. द प्रोसेस इन्वॉल्व इज इवेपोरेशन. कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है? इवेपोरेशन. Now the third one is fog appearing on a cold winter morning. A cold winter morning is there. ठीक है, कोल्ड विंटर मॉर्निंग है और आपको फॉग दिखाई दे रहा है. ठीक है, जब ठंड होती है उस समय आप देखते हो सुबह हम उठते हैं तो हर तरफ फॉग होता है, एयर के अंदर वाइट वाइट दिखाई देता है. ठीक है, फॉग. सो फॉग है, इट इज फॉर्म ड्यू टू कंडेंसेशन. So what process we will write here? Condensation. Now the next one is blackboard dries up after wiping it. आपने ब्लैकबोर्ड को वाइप किया, सपोज अ वेट क्लॉथ से यू आर वाइपिंग द ब्लैकबोर्ड एंड इट ड्राइज अप. ड्राइज अप मतलब सूख जाएगा. तो वाटर कब ड्राई अप होगा? जब वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा. सो हियर द आंसर इज evaporation. Number 5 and the last statement of the second one is steam rising from a hot girdle when water is sprinkled on it. ठीक है, तो एक hot girdle है और उसके ऊपर जब आप पानी के छींटे मारते हैं, कोई भी गर्म चीज़ होती है, जब आप उस पर पानी के छींटे मारते हैं तो उसमें से स्टीम राइज अप होती है, वेपर्स बन जाते हैं क्योंकि हीट से वाटर वेपर में चेंज होता है. सो व्हिच प्रोसेस इज इन्वॉल्व हियर? इवेपोरेशन. ठीक है, आई होप ये जो सेकंड क्वेश्चन था ये आपको क्लियर हुआ है कि किस तरह से कंडेंसेशन और इवेपोरेशन डिफरेंट प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है, डिफरेंट सिचुएशंस में इन्वॉल्व है. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, that is true or false. First statement is water vapor is present in air only during the monsoon. कहता है कि केवल मॉनसून सीजन में ही वाटर वेपर होते हैं एयर में. आपको पता है कि वाटर वेपर में हर टेम्परेचर पर प्रोड्यूस होते रहते हैं. ठीक है, कॉन्टिन्यूसली हमारे सराउंडिंग में पानी जो है वेपर्स में चेंज हो रहा है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉनसून में ही इवेपोरेशन होगा, हर सीजन में हर समय इवेपोरेशन होता है. तो कीपिंग दिस इन माइंड वी विल राइट हियर फॉल्स. फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है. क्या था फर्स्ट स्टेटमेंट? कि इवेपोरेशन इट टेक प्लेस ओनली इन मॉनसून. सो दिस इज फॉल्स. नाउ वाटर इवेपोरेट्स इनटू एयर फ्रॉम ओशन, rivers and lakes but not from the soil.
कहता है कि पानी जो है एयर में ओशन से, रिवर से, लेक से आता है, बट सॉइल से नहीं आता। तो सॉइल में भी जो वाटर है दैट ऑल्सो इवेपोरेट, सॉइल ऑल्सो ड्राइज अप, व्हेन द सनलाइट इज देयर, evaporation takes place from the soil, water goes in the air, right? So this is also false. तो सॉइल भी ड्राई अप होती है, उसका पानी भी एयर में वेपर्स के फॉर्म में जाता है। द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जब वाटर वेपर में चेंज होता है तो हम इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। दिस इज ट्रू। नाउ द फोर्थ स्टेटमेंट, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस ओनली इन सनलाइट। इवेपोरेशन केवल सनलाइट में होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो इवेपोरेशन है सनलाइट में और शेड में दोनों में ही होता है। हमने एक एक्टिविटी की थी कि हम एक पानी वाली प्लेट जो है, 2 प्लेट लेंगे, एक प्लेट में पानी सनलाइट में रखेंगे, दूसरी प्लेट को हम शेड में रखेंगे। सनलाइट में जो हमने प्लेट रखी है उसमें से पानी जल्दी इवेपोरेट होगा और शेड में जो रखा है उसमें से पानी धीरे धीरे इवेपोरेट होगा, लेकिन इवेपोरेट दोनों ही कंडीशन में होगा। तो इवेपोरेशन टेक प्लेस ओनली इन सनलाइट, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। Now the next and the fifth statement is water vapor condenses to form tiny droplets of water. जब वाटर वेपर कंडेंस होते हैं तो वो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बनाते हैं इन द अपर लेयर ऑफ एयर वेयर इट इज कूलर। तो वाटर वेपर जो है एयर में है वो कंडेंस होंगे और छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनाएंगे। कब? अपर लेयर ऑफ एयर, जब एटमॉस्फेयर में एयर ऊपर चला जाएगा। इट इज़ कूलर देयर, वहाँ ठंड है, वहाँ वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाएंगे और टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बनाएंगे। ये टाइनी ड्रॉपलेट्स ही हमें क्लाउड्स की फॉर्म में नज़र आते हैं, आपको पता है। So student, we have completed the exercise of the chapter. Remaining portion we will cover in the next video. Thank you. Have a good day. I hope you understood the things which I have told you in the video, that you have understood well. And still if you have any doubt, you are free to ask in your doubt class. Okay? Till then, bye. Have a good day.